जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th के बिहार बोर्ड के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ओके बच्चों, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न कह रहा है क्या, एक नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रवाद क्या है। तो देखो, राष्ट्रवाद हमने लेक्चर में बहुत अच्छे से बताए हैं कि राष्ट्रवाद जो है ना, देश के प्रति प्रेम को जो है ना राष्ट्रवाद कहते हैं। यह एक भावना हो सकता है जो किसी भी परिवेश में जो है ना एकता का क्या बनेगा, वाहक बनेगा। एकता का क्या बनेगा, वाहक, या फिर क्या बनेगा जी बच्चों, देखो एकता के क्या बनेगा, वाहक बनेगा। ओके चलो, तो ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगा, मेजिनी कौन था, मेजिनी कौन था। तो देखो मेजिनी जो था ना बच्चों, इटली में एकीकरण के लिए बहुत भूमिका जो है ना उसको माना जाता है। मेजिनी को तो मसीहा के रूप में माना जाता है। मेजिनी को कभी माना जाता है, मसीहा के रूप में माना जाता है, क्योंकि इटली के एकीकरण में बहुत अच्छा भूमिका निभाया था। ठीक है, तो मेजिनी जो है ना एक साहित्यकार था, बात समझ रहे हो, साहित्यकार था। कथी था, साहित्यकार था। और कार्बनरी दल के जो है ना संगठन का जो है ना उसे संबंध था। ओके, और वह गणतंत्र में जो है ना विश्वास करता था, और इसको जो है ना इटली का मसीहा भी माना जाता था। ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ओके बच्चों, और ही लिखना चाहते हो तो इसने यंग इटली और यंग यूरोप का जो है ना स्थापना किया 1831 और 34 में, याद रहेगा। चलो आगे देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो उसकी मुख्यतः दो बाधाएं थी। एक बाधा था कि 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था, बटा था। और दूसरा का बाधा था कि ऑस्ट्रिया का घोर प्रतिक्रियावादी नीति, ऑस्ट्रिया का घोर प्रतिक्रियावादी नीति। ये दो बाधा था किसका, ये आपका जर्मनी के एकीकरण में। ओके चलो आगे 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलो मेटरनिक युग क्या है, क्या है बच्चों, आगे क्वेश्चन दे रहा है मेटरनिक युग क्या है। तो देखो मेटरनिक युग हम लोग जानते हैं कि 1814 के बाद 1815 में वियना सम्मेलन के तत्पश्चात जो है ना मेटरनिक क्या किया था, शासन में आया था ऑस्ट्रिया के। और 1848 तक जो है ना क्या हुआ था, उसका पतन हो गया था। मतलब इसी काल को हम लोग क्या कहते हैं, इसके बीच के काल को हम लोग क्या कहते हैं, मेटरनिक युग कहते हैं। इसी बीच के काल को क्या कहते हैं, मेटरनिक युग कहते हैं। इसी को जो है ना आतंक युग के नाम पे, आतंक युग के नाम से भी जाना जाता है। ओके बच्चों, तो याद रखेगा ना, 1815 से 1848 तक के बीच के जो है काल को क्या कहते हैं, मेटरनिक युग कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है आपका जो है ना क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग का क्वेश्चन आता है लघु। लघु उत्तरीय प्रश्न लगभग 60 शब्दों में देना रहता है, तो लघु देख लेते हैं। ओके बच्चों, तो देखो लघु क्या कह रहा है, 1 नंबर में क्वेश्चन लघु क्या कह रहा है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो देखो 1848 के क्रांति के समय जो है ना लुई फिलिप वहाँ का शासक था, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसने 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त करता था, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह राज्य में किसी भी सुधार को लेकर ज़्यादा जो है ना सीरियस नहीं था। ओके बच्चों, ज़्यादा सीरियस नहीं था, बात समझ रहे हो। कोई सुधार भी नहीं करना चाहता था। इसके लिए वहाँ पे जो है ना भूखमरी, बेरोजगारी चरम सीमा पर जो है ना फैल गया। इसके कारण जो है ना 1848 में एक क्रांति होता है। उस क्रांति का नाम पड़ता है क्या, 1848 का क्रांति। चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका बताया। देखो ऑस्ट्रिया की जो भी भूमिका था बहुत बेकार भूमिका था, सीधी सी कहें तो। देखो इटली और इटली का एकीकरण ऑस्ट्रिया के पिडमाउंट सीमा को लेकर के जो है विवाद हुआ था 1859 में। 1859 से 60 में जो है ना सार्डिनिया पिडमाउंट के बीच जो है ना, सार्डिनिया पिडमाउंट के उस समय शासक था विक्टर इमैनुअल था। कौन था, विक्टर इमैनुअल था। ऑस्ट्रिया का शासक क्या कहते हैं, सार्डिनिया पिडमाउंट। और ऑस्ट्रिया का शासक उस समय जो है ना मेटरनिक था। कौन था, मेटरनिक था। इसी के बीच जो है ना क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, और साथ में जो है ना समझौता भी हुआ था। ओके बच्चों, और साथ में अगर और चीज़ें देखा जाए तो इसका जो है ना इटली के एकीकरण में जो है ना बहुत खराब भूमिका रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। ये सब लिख लेना अपना स्क्रीनशॉट मार के। ओके चलो आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह से सहायक हुए। बहुत जो है ना मज़ेदार क्वेश्चन है, ये जो है ना बोर्ड में आ सकता है। देखो नेपोलियन बोनापार्ट जो है ना, ये हमको पता है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांसीसी क्रांति से जो है ना हम लोग को साथ था इटली के लिए। जैसे फ्रांसीसी क्रांति हम लोग का 3 गो हुआ था, 1789 का, 1830 का, उसके बाद 1848 का हुआ था ना। 1789 का, 1830 का, उसके बाद
48 का। ये 3 गो जो है ना क्रांति देखने को मिला था हम लोग, 3 गो क्रांति देखने को मिला था। ओके बच्चों, तो यहाँ पे 3 गो क्रांति देखने को मिला था ना बच्चों। तो यहाँ पे देखो ये तीनों क्रांति जो था ना, ये तीनों क्रांति जो था ना, इसी बीच जो है ना हम लोग को देखने को मिला था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो है ना बहुत अच्छा भूमिका निभाया था फ्रांसीसी क्रांति में भी, और साथ में राष्ट्रवाद फैलाने में जो है ना अगर अहम भूमिका किसी को माना जाता है तो नेपोलियन बोनापार्ट को ही माना जाता है। क्योंकि इटली में अगर मार्ग प्रशस्त किया है कोई तो कौन किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ही किया था। जैसे जर्मनी में पृष्ठभूमि का निर्माण, राइन राज्य संघ का निर्माण 1810 में ना किया था कि 34 में, तो राइन राज्य संघ का निर्माण करके जो है ना क्या किया था, उस समय 39 गो राज्य का जो है ना संगठन किया था राइन राज्य में, ठीक है, एक किया था। तो इसको जो है ना आप लोग छाप लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, खाली हमको समझाना है, समझा दे रहे हैं बस। अब गैरीबाल्डी देखो, गैरीबाल्डी जो है ना कार्य को चर्चा करना था। ये पेशे से क्या था बच्चों, पेशे से क्या था, नाविक था। पेशे से क्या था, नाविक था। पेशे से नाविक था। गणतांत्रिक विचारधारा का ये जो है ना कहे तो क्रांतिकारी नेता के रूप में माना जाता है इसको, ठीक है। ये जो है ना मेजनी के क्या था, विचारों के समर्थक था। मेजनी के विचारों को क्या था बच्चों, मेजनी के विचारों के समर्थक था। लेकिन बाद में जो है ना किसके प्रभाव से, काउंट के प्रभाव से जो है ना विक्टर एमनुअल का क्या हो गया, पशुधन बन गया था। ओके, अब देखो इसने जो है ना सिसिली और नेपल्स को क्या करता है, सिसिली और नेपल्स को क्या करता है बच्चों, 61-62 में युद्ध करता है, 61-62 युद्ध करता है, सिसिली और नेपल्स को जीत जाता है। और 1862 में क्या करता है बच्चों, रोम पर हमला करने का प्रयास करता है, आयोजन बनाता है। लेकिन वहाँ का विक्टर एमनुअल मना कर देता है, इसका योजना पर जो है ना पानी फेर देता है, जिसके कारण वो जो है ना पूरा अपना जो है ना सिसिली नेपल्स को उसको दे देता है। इसी के कारण जो है ना अच्छा समझ कर क्या करता है विक्टर एमनुअल, सार्डिनिया परमाणु का शासक बनाने के लिए गैरीबाल्डी के लिए प्रस्ताव भेजता है। ओके बच्चों, लेकिन ये प्रस्ताव को क्या करता है, ठुकरा देता है। चलो आगे देखते हैं। विलियम प्रथम के बगैर जो है ना जर्मनी का एकीकरण असंभव था। कैसे, देखो बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे, देखो अगर विलियम प्रथम नहीं रहता तो देखो विलियम प्रथम तो हम लोग जानते हैं कि फ्रेडरिक चतुर्थ का भाई था। तो विलियम अगर प्रथम नहीं रहता तो बिस्मार्क को जो है ना पीएम या चांसलर प्रूसिया का बनाता नहीं, और जब नहीं बनाता तो बोलो बिस्मार्क का यह एकीकरण कर पाता, नहीं कर पाता। तो सीधे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल गया, यह जो है आपका जो है ना यूनिक पॉइंट है कि जब तक आपका फ्रेडरिक विलियम यानी विलियम प्रथम जो है ना, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ तो उसका भाई था, विलियम प्रथम जब तक प्रधानमंत्री या पीएम या चांसलर नहीं बना था, पीएम को ही चांसलर कहा जाता है, चांसलर को ही पीएम कहा जाता है जर्मनी में, और शासक को काइजर कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक नहीं बनाता तब तक होता कुछ नहीं होता। ओके बच्चों, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। ये हो गया क्या नंबर क्वेश्चन था इसमें, चलो हो गया। अब दीर्घ आते हैं। दीर्घ में देखो बच्चों, फरेस दिख रहा है ना, दीर्घ में देखो, दीर्घ में कह रहा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में काबूल और गैरीबाल्डी का योगदान को बताए। काबुल नहीं है जी, काबूल है, इसका नाम कथी है, काउंट काबूल था नाम। तो काबूल और किसका, गैरीबाल्डी का योगदान। तक पहले जो है ना आपको यहाँ पे जो है ना क्या करना है, काबूल के बारे में देखना है, उसके बाद जो है गैरीबाल्डी के बारे में देखना है। काबूल जो था ना बहुत जो है ना कहे तो बहुत कूटनीति से काम करता था, बात समझ रहे हो ना। गैरीबाल्डी तो था ही, लेकिन ये जो है ना बहुत कूटनीति से, तो समझो पहले हेडिंग डालना क्या, काबूल, और उसके बाद गैरीबाल्डी डालना था। काबूल को जो है ना हेडिंग डाल के क्या करना कि जो काबूल था ना आपका ये काबूल जो था ये काउंट काबूल के विक्टर एमनुअल के द्वारा बनाया गया प्रधानमंत्री था। ये जो है ना काबूल क्या करता है, दिमाग लगाता है। 1853 से 54 में एक क्रीमिया युद्ध होता है। उस क्रीमिया युद्ध में फ्रांस की ओर से क्या करता है, दोस्ती का हाथ बटाते हुए सैनिक भेज देता है और ऑस्ट्रिया को क्या करता है, हरा देता है। क्योंकि ये जानता है कि काबूल जानता है कि ऑस्ट्रिया के बिना हराए जो है ना हम इटली का एकीकरण कर ही नहीं सकते हैं, बात समझ रहे हो। तो ये जो है क्या करता है, युद्ध करता है, और युद्ध करके जो है ना क्या करता है, ऑस्ट्रिया को जीत लेता है, और सारे जो है ना युद्ध जीतता है, बात समझ रहे हो, और सारे युद्ध जो है ना इसी प्रकार जीतता है। तब तक उसका जो है ना 1862 में मृत्यु हो जाता है। अब मृत्यु होने के पश्चात जो है ना क्या होता है, विक्टर एमनुअल अकेला हो जाता है। ये भी जो है मौका का तलाश करता है। तब तक सीडान का युद्ध 1870 से 71 में हो जाता है, और उसमें फ्रांस प्रूसिया जो है ना युद्ध करता है, जिसमें प्रूसिया क्या करता है, जीत जाता है, और इधर जो है ना रोम पर ये हमला करके अपना जो है ना पूरा हथिया लेता है। ओके,
कौन? विक्टर इमैनुअल। अब देखो हम लोग थोड़ा गैरीबाल्डी के बारे में, तो गैरीबाल्डी के कार्य को चर्चा पहले ही बताया कि सिसिली नेपल्स पर क्या करता है, सार्डिनिया पिडमाउंस, ये सब जो जगह था सिसिली नेपल्स को जीत लेता है। ठीक है, जीतने के बाद जो है ना क्या करता है गैरीबाल्डी, पेशे से तो नाविक था, कन्फर्म है, उसको नहीं था कि हमको राजनीति में जाना था, शासक बनना था, उसको मन था कि हम जो है ना एकीकरण करके अपना जो है ना पूरा गृहस्थ जीवन बिताए, हम जो है ना राजा महाराजा की तरह जीवन नहीं बिताए। कौन चाहता था? गैरीबाल्डी चाहता था। कौन चाहता था? गैरीबाल्डी चाहता था। तो ये चीज़ें था उसमें। तो सिसिली नेपल्स को जीता, रोम पर आक्रमण करना चाहा, लेकिन ये विक्टर इमैनुअल मना कर दिया, जिसके कारण रोम को छोड़कर अपना आयोजन कैंसिल किया और अपना जो है ना क्या किया, जीवन व्यतीत करने लगा। कथी में? कृषि में, कृषि और गृहस्थ में जीवन व्यतीत करने लगा। इन्हीं का जो है ना जीवनी कौन लिखा है? लाला लाजपत राय, जो भारत के थे। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे बच्चों। अब देखो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। तो बिस्मार्क जो है ना बच्चों 3 को क्या किया था? युद्ध किया था। एक डेनमार्क का युद्ध किया था, बात समझ रहे हो? डेनमार्क का युद्ध किया। उसके बाद एक जो है ना आपका सेडेवा का युद्ध किया, एक जो है ना बच्चों आपका सीडान का युद्ध किया। तो ये आपका जो है ना ये जो है आपका 1862 में किया, ये जो है आपका 1866 में किया, और ये जो है ना आपका 1870 से 71 में किया युद्ध। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? तीनों में जो है ना जीता था कौन? तीनों में जीता था प्रूसा ही जीता था। तीनों में कौन जीता था? प्रूसा के चांसलर कौन था? बिस्मार्क। यानी बिस्मार्क जो है ना तीनों में। डेनमार्क पर इसका कार्य के लिखना है भूमिका। तो डेनमार्क पर हमला करता है, होल्स्टीन और सेल्सविक को लेता है, और सेल्सविक और होल्स्टीन को जीत कर जो है ना क्या करता है, ऑस्ट्रिया को सेल्सविक दे देता है और होल्स्टीन जो है ले लेता है। अब लेने के पश्चात जो है सेल्सविक ये जो है ना ज़्यादातर खासकर जर्मनी के क्षेत्र में आता था। कौन? सेल्सविक। अब इस पर हमला करने के लिए क्या करता है? सेडवा का युद्ध करता है प्रूसा और ऑस्ट्रिया के बीच, जिसमें प्रूसा जीत जाता है, सेडवा ये क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिया हार जाता है। अब उसके बाद जो है ना क्या करता है? सीडान का युद्ध होता है, क्योंकि फ्रांस को भी हराना था उसको। तो फ्रांस को हराने के लिए क्या करता है? स्पेन में जब राजकुमार के दावेदार के लिए क्या होता है? आंदोलन छिड़ता है, तो यहाँ पे फ्रांस भी क्या करता है? उसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन ये क्या करता है? प्रूसा के चांसलर बिस्मार्क जो है ना क्या करता है? उसमें बाधा डालता है और जो है ना ममोर चमोर के उसके बातों को जो है ना न्यूज़ में क्या करता है? छपवा देता है। बात समझ रहे हो? एम्स टेलीग्राम ऐसे कुछ करके है, एम्स न्यूज़पेपर में जो है ना क्या करता है? उसका क्या करता है? छपवा देता है, जिसके कारण जो है फ्रांस के शासक उस समय कौन था? नेपोलियन जो है ना, नेपोलियन तृतीय था, जो है ना बौखला जाता है और इसे युद्ध छेड़ देता है, सीडान के युद्ध छेड़ देता है, जिसमें जो है ना फ्रांस को भी हार का जो है ना सामना करना पड़ता है। और इस प्रकार जो है प्रूसा पूरी तरह से जीत जाता है और 1871 के फ्रैंकफर्ट की संधि से क्या होता है? जर्मनी का पूरी तरह से टोटली एकीकरण हो जाता है। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। अब चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? राष्ट्रवाद के उदय और प्रभाव को चर्चा करें। तो देखो राष्ट्रवाद के उदय और प्रभाव को चर्चा करें तो राष्ट्रवाद का उदय जो है ना फ्रांसीसी क्रांति से माना जाता है। 1789 के फ्रांसीसी क्रांति, फिर 1830 के फ्रांसीसी क्रांति और 1848 के फ्रांसीसी क्रांति। मुख्य रूप से तो शुरुआत यही है, नींव यही है, लेकिन ये तीनों जो है ना फ्रांसीसी क्रांति के कारण जो है ना इटली और जर्मनी के एकीकरण के उदय और प्रभाव का जो है ना बात चर्चा। तो इसके बारे में टोटली लिख देना और थोड़ा सा जो इटली जर्मनी में जैसे जैसे आंदोलन हुआ उसको लिख दीजिएगा, हो जाएगा, आपका ये समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1830 के जुलाई क्रांति के बारे में समझाना है। तो देखो जुलाई की क्रांति उस समय चार्ल्स 10वां जो है ना वहाँ का शासक था और उसने जो है ना पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया था। किसको बनाया था? पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया था। कौन? चार्ल्स 10वां पोलिगनेक को क्या किया था? प्रधानमंत्री बनाया था। बात समझ रहे हो? लेकिन वहाँ पे जो है ना पोलिगनेक के प्रधानमंत्री बनाने के पश्चात भी हुआ कि वो जो है निरंकुश शासन के अंतर्गत आता था बूर्बो वंश। अब बूर्बो वंश के ही शासक था चार्ल्स 10वां फ्रांस में। अब देखो वहाँ पे जो है ना होने क्या लगा, दिक्कत वहाँ पे होने लगा कि जो ये पोलिगनेक जो था ना, पोलिगनेक उस तरह से काम नहीं कर रहा था जिस तरह से लोगों को चाहिए। लोगों को क्या चाहिए? अब देखो हुआ क्या, उसने जो है ना कहा हुआ कि जो राष्ट्रीयता उभर रहा था उसको जो है ना दबाने का प्रयास किया। कौन? ये आपका
पोलिगनिक हुआ। कौन? पोलिगनिक। अब उसके बाद क्या किया, जो बड़े बड़े लोग था, अभिजात वर्गीय लोग था, उसको जो है ना विशेषाधिकार देने का काम किया। कौन? ये आपका चार्ल्स 10वां और पोलिगनिक मिलके, जिसके कारण वहाँ पे क्रांति हो गई उदारवादियों के द्वारा। और क्रांति होने के बाद जो है ना 25 जुलाई 1830 को क्या हुआ, 4 अध्यादेश का गला घोटने का काम किया। कौन? ये आपका चार्ल्स 10वां, क्योंकि 4 गो अध्यादेश लागू किया था और लास्ट में चौथा जो अध्यादेश था आपका, उसमें चुनाव कराने का बात किया था ना, लेक्चर में देखना सब जाके। तो उसके कारण जो है ना क्या हुआ, 4 अध्यादेश का गोला घोटने का काम किया, जिसके कारण वहाँ पे 25 जुलाई को क्या हो गया बच्चों, युद्ध छिड़ गया। युद्ध का थी, माहौल ख़राब हो गया, जो 3 दिन लगभग चला था, 28 तारीख तक, 28 जुलाई। तो इसीलिए इसको जो है ना 1830 के क्रांति भी कहते हैं और जुलाई की भी क्रांति कहते हैं, या 1830 के फ्रांसीसी क्रांति भी कहते हैं। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। 5वां नंबर लास्ट क्वेश्चन है शायद। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में समझाना है। तो देखो, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में समझने से पहले एक बात ध्यान रखो कि यूनान में जो है ना, पूरे यूरोप का जो है ना प्रेरणा स्रोत यूनान था। कौन था? यूनान था। और वहाँ पे जो है ना तुर्की का क्या था, तुर्की का शासन चलता था। किसका? तुर्की जो है ना कब्जा करके यूनान पे बैठा था, यानी महमूद द्वितीय। कौन? महमूद द्वितीय जो है ना वहाँ का कब्जा करके बैठा था। तुर्की के शासक था महमूद द्वितीय। अब उसने जो है ना क्या किया, धार्मिक आधार पर क्या किया था, 20,000 यूनानियों को मारने का प्रयास किया और मार भी दिया। और इसको जो है ना बंद करने के लिए क्या किया, ये मिस्र से संपर्क किया। कौन? तुर्की मिस्र से संपर्क किया, बात समझ लो, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब इस चीज़ को देखते हुए 20,000 यूनानियों को जो है ना कत्ल हुआ, इसको देखते हुए क्या होता है वहाँ पे जो है ना क्या होता है, फ्रांस से चार्ल्स 10वां, ब्रिटेन से, उसके बाद ये आपका रूस से अलेक्जेंडर चिप्सलांटी, जार निकोलस द्वितीय, ये सब जो है ना क्या किया, समर्थन करने लग गया। किसको? ये आपको यूनान को। और समर्थन करके क्या किया, लंदन में समझौता होता है और उस पर जो है ना क्या किया जाता है, युद्ध किया जाता है। 1821 में जो हुआ था ना, अलेक्जेंडर चिप्सलांटी एक विद्रोह किया था, उसमें जो है ना लॉर्ड बायरन का मृत्यु भी हो गया था, जिसके कारण ब्रिटेन भी समर्थन में आ गया। किसके? यूनान के। ऐसे कि अंग्रेज बिना जो है ना फ़ायदा के बिना जो है ना किसी कारण से किसी को समर्थन नहीं देता है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद जो है ना क्या होता है, 1832 में क्या करता है, युद्ध छेड़ दिया जाता है। कथी? युद्ध छेड़ दिया जाता है, जिसके समर्थन में जो है ना आपका 3 गो देश, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस रहता है, जिसके कारण ये जो है ना इसका शासन जो है ना डगमगा गया। इसीलिए इसका जो है ना शक्ति कम होने लगा, इसीलिए इसको जो है यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। ठीक है। और इस प्रकार जो है ना यूरोप क्या हो गया, हार गया। और यहाँ पे जो है ना आपका 1832 में क्या होता है, आपका यूनान जो है ना स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो जाता है। और ओटो को जो है ना बवेरिया के शासक, कौन? ओटो को जो है क्या किया जाता है, शासक के रूप में नियुक्त कर लिया जाता है। बात समझ में आ गया? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब जो है हम लोग देखेंगे बच्चों क्या, तो अब जो है हम लोग देखेंगे भारतीय भवन को, जो है अगले वीडियो में देख सकते हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप लोग मार लीजिए। यहाँ पे जो है हम सबको एक एक करके जो है ना देख लेते हैं, इसको कटिस कर करके। तो आप लोग स्क्रीनशॉट मारना चाहो तो मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट जहाँ जहाँ मारना है आपको स्क्रीनशॉट मारते चलिए फटाफट। अगर स्क्रीनशॉट नहीं मारना है तो हम लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड अगर करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।